about the types of retail buying organization, right? अब what is the meaning of retail buying organization? Retail buying organization are those organizations who are purchasing the goods for the retail store, right? अब यहाँ पर retail buying organization का मतलब ये है कि retail store में आप प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेज करते हैं. क्या आप एक टीम बनाते हैं? क्या आपने डिपार्टमेंट सेग्रीगेट करके रखा है? क्या आप अपने मल्टीपल स्टोर्स के लिए आप सिंगल परचेज करते हो, यानी कि वन सेंट्रलाइज परचेज करते हो? तो ये इसमें हमें इस टॉपिक में कंप्लीट करना है. आई बात समझ में? First one is the centralized buying, which we already discussed in the last class. What was that? In centralized buying, if there are multiple chain or multiple store of any of the retail, यानी अगर किसी भी रिटेल का मल्टीपल चेन है, जस्ट इमेजिन अगर यहाँ है मल्टीपल चेन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो है एक सिंगल हेडक्वार्टर या फिर जो आपका रिटेल है, ठीक है, यानी कि जहां से पूरा कंट्रोलिंग हो रहा है, सिर्फ परचेजिंग का काम जो है वो यही स्टोर, रिटेल स्टोर या हेडक्वार्टर करेगा. आई बात समझ में? यानी एक सिंगल जगह आपका या तो ऑफिस मतलब हेडक्वार्टर अगर आपका जो है, ठीक है, वही परचेज करेगा बाकी रिटेल के लिए भी, है ना. अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि जो आपका चेन है दैट कैन बी प्रेजेंट इन द अनदर सिटी और अनदर रीजन, राइट. So in the centralized buying, एक ही जो रिटेल स्टोर या हेडक्वार्टर अगर जो हेड रिटेल स्टोर है वही सारे रिटेल स्टोर के लिए क्या करेगा? परचेज करेगा. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज यू आर परचेजिंग द. मैम थोड़ा वेटिंग चेक कर लीजिएगा. ठीक है, ओके, ठीक है. So in this situation, what is the first benefit of centralized buying? What is the first benefit? That economies of scale. You will reach the situation where you are going to purchase the product in bulk. आप कैसे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं? बल्क में आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. बल्क की वजह से आपको जो सप्लायर्स हैं, होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे. ट्रू, सुना है ना, बल्क में प्रोडक्ट लेने से हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता है. ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये एडवांटेज हो गया दैट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, सेकंड क्या होगा बेनिफिट? हाँ, we are able to do the sales forecast and even we are able to analyze that how their other retail stores are working, because we are basically responsible for giving the order for that retail. तो हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे बाकी जो रिटेल स्टोर है वो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या वहां पर सेल कितना हो रहा है. एंड इवन वी आर एबल टू डू द सेल्स फॉरकास्ट. सेल्स फॉरकास्ट यानी फ्यूचर में प्रोडक्ट कितना सेल हो सकता है. एग्जैक्टली, वी कैन इंक्रीज द बाइंग पावर एज वेल. ठीक है, तो दीज कम्स अंडर द एडवांटेजेस. ये किस चीज में आएगा? एडवांटेज में आएगा. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज डिसएडवांटेज. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज. ठीक है, और एक और चीज यू कैन राइट दैट द हार्मोनियस रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन बिटवीन द सप्लायर एंड द रिटेलर, बिकॉज यू विल गिव बिग कंसाइनमेंट, ऑर्डर्स बड़े होंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द डिस्काउंट एंड सम रिलैक्सेशन ऑन द क्रेडिट या फिर पेमेंट मोड्स पे भी आपको क्या मिल सकता है? रिलैक्सेशन मिल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गिविंग अ, बोल सकते हैं ना, बिग कंसाइनमेंट या ऑर्डर आप बड़ा दे रहे हैं, है ना. तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन, हाँ बोलो महिमा. खुद से हम लोग प्राइस पे परचेज नहीं करते. एग्जैक्टली, लाइक इफ बीइंग अ इंडिविजुअल रिटेलर, either you are a chain store of a big brand or a company or any of the store, तो ऐसे सिचुएशन में you never able to order the product according to your demand or according to the local area's demand, because we are totally dependent upon the headquarter or the centralized company, because they are giving order of that. So you know that this product is not going to sell or the demand of this product is not as such high in this area. Still you are totally dependent upon the
हेडक्वार्टर्स, या फिर जो आपकी सेंट्रलाइज कंपनी है उस पर आप डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग है, अगर हम बात करें, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ वैसे स्टोर का, मतलब ये तो उन रिटेल स्टोर, इंडिविजुअल रिटेल की बात हुई। अगर हम सिर्फ एक बड़े आपके सेंट्रलाइज जो कंपनी उसकी बात करें, तो वहां पर भी उसके लिए क्या डिसएडवांटेज है, दैट दे हैव टू मेंटेन द वेयर हाउसेस, क्योंकि अगर कोई रिटेल स्टोर आपका एक रीजन के अलावा दूसरे रीजन में सिचुएटेड है, तो यू हैव टू मेंटेन द वेयर हाउसेस एज वेल, राइट। So that is also one of the expensive procedure, ठीक है। And somehow that is written in your book as well, that because we are purchasing the product in the large consignments we are taking, so sometime we are even giving the exaggerated statement कि like हम इतना खरीद लेंगे आगे चल के, exaggeration जिसको बोलते हैं खींचना, मतलब जितना आप ले सकते हो उससे ज्यादा बोलते हैं ना आप लोग, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बोलते हो ना कि फेंकते हैं ये लोग, मतलब दिस काइंड ऑफ वर्ड वी कैन से in a very possible nahi hai, but still you are saying that. So sometimes the exaggerated statements are basically exaggerated promises you made with the suppliers, and because of that only sometimes you have to purchase those quantity product which is not actually demanded. तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवर स्टॉक की प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, क्योंकि आपने इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, चीजों को प्रॉमिस कर दिया, और उसके बाद आपको पता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम हो चुका है, so you are not reducing the quantities, but what you are doing, you are purchasing that product. So sometimes the overstock problem can be arise in the centralized buying. आई बात समझ में आता? So what is the advantage and what is the meaning of centralized buying? Clear है? Okay. Now the next point is, next लिखिए, centralized clear हो गया? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखिए, बाइंग डिपार्टमेंट एंड टीम्स, बाइंग डिपार्टमेंट एंड टीम्स, बाइंग डिपार्टमेंट एंड टीम्स, एंड समहाउ दिस इज हैपनिंग इन द, मतलब जो सेंट्रलाइज की बात करें तो दैट इज हैपनिंग इन द प्राइवेट एज वेल एज समटाइम इट इज हैपेंड विद द गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स रिटेल स्टोर, ठीक है। केंद्रीय भंडार जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, एक ही बार में प्रोडक्ट खरीदता है, और जितने भी वहां के आपके क्या है, पीडीए है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम के अंडर में जितने भी राशन स्टोर है सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सम टाइम दे आर गिविंग द प्रेफरेंसेस टू सम रिटेल स्टोर, ये भी सिचुएशन होता है, कई बार अराइज होता है। सो सम टाइम द इलीगल थिंग्स आर आल्सो हैपेंड, but that is not happen in the private one, but in some of the government cooperatives that they are giving preference to some retail store. आई बस समझ में, क्लियर हो गया? प्राइवेट में तो सारे के सारे प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू द फेयर थिंग विद दैट, बट सम टाइम इन द, बोल सकते हैं ना, केंद्रीय भंडार एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर बेसिकली engaged in the illegal things, like they are giving favors to some retailers in centralized buying, I am saying, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज बाइंग डिपार्टमेंट्स स्लैश टीम्स, बाइंग डिपार्टमेंट्स। Now the next one is buying departments and teams. The name is suggesting that what is happened in this situation, what kind of buying organization is this. देखो, we all knows that in so many store the product line is so long. Product line का मतलब क्या होता है, the number of product categories you are offering in the store, like you are offering the grocery, you are offering the clothes, you are offering the stationery, yes. So what is the happening in the buying departments or teams? We all know that the retail store is, maybe it might be possible some stores are specialty store, they are keeping some products, okay, some have a very wide product line. So in that situation, if there is so many departments in a retail store, that is not possible for one retail store to order the product for each and every department. True? Like maybe there is a cosmetic department, maybe there is a luggage department, maybe there is the clothes department. So for inventory or for stock, we cannot give order for each and every department. Is it possible? Possibility है कि आप बिल्कुल effectively सारे के सारे departments के लिए order दे पाएं। तो ऐसे situation में what will be happen? What will be happen in that situation? Clear हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टीम बना दिया जाता है कि दे आर गोइंग टू एंगेज इन परचेजिंग प्रोसीजर. सो दैट इज नोन एज बाइंग डिपार्टमेंट स्लैश टीम्स. लाइक विद इन द
within the particular one retail store or in a departmental store, we can see that there are multiple departments and one team is not able or sufficient to give orders for each and every department, and even they are not knowledgeable as such. That is also truth कि जरूरी तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं दे आर स्पेशलिस्ट इन द कॉस्मेटिक्स एंड दे आर स्पेशलिस्ट इन लगेज एज वेल, है ना. तो इन दैट सिचुएशन टू मेंटेन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द स्टोर व्हाट वी नीड ये बात समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया? सो फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट व्हाट वी required basically one team who is going to engage in purchasing the product for that department only. Means their responsibility is not to take the order from the other department, but for each department they will give the order. ठीक है, आगे बात समझ में. अब इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? कभी भी अंडर स्टॉक नहीं होगा आपका कोई भी प्रोडक्ट. अंडर स्टॉक नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? It's not about that. It's about that if you will give the order, you know that this product is going to be basically after some time हो सकता है ये product खत्म हो जाए, तो you will give the prior order because you have only one department responsibility. You will just check it quickly और frequently, है ना. तो इस वजह से कभी भी आपका अंडर स्टॉक नहीं जाएगा, आपके डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट कम नहीं होगा. क्वालिटी के मामले में भी आपको बेनिफिट होगा. क्वालिटी के मामले में बेनिफिट इसलिए होगा बिकॉज जिनको भी टीम में आप रखोगे दे आर द स्पेशलिस्ट हु इज गोइंग टू चेक द प्रोडक्ट प्रॉपरली एंड दे विल मेंटेन द क्वालिटेटिव जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन कर पाएंगे. तो स्टॉक पहली बात तो कभी कम नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि वो अपना अपना डिपार्टमेंट सबको ही देखेंगे, है ना. और ऐसा भी सिचुएशन नहीं होगा कि एम्प्लॉइज के ऊपर ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन सिचुएशन नहीं होगा, है ना. तो ये सारे इसके कुछ क्या है एडवांटेजेस हैं. क्लियर हो गई बात? लेकिन द सिचुएशन इज मे बी यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने से लिमिटेड ही प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देगा. क्लियर हो गई बात? तो बाइंग टीम्स या बाइंग जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्या है बेसिकली विद इन द रिटेल स्टोर. व्हेन देयर आर दैट रिटेल स्टोर इज वेरी बिग एंड देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट, every department will get the responsibility to order the product. क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट वन. और ये कई बार ये भी चीज होता है कि जैसे डिपार्टमेंट में अगर स्पेशलिटी स्टोर है, ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर मान लो कि जैसे आपका पैंटालून्स है, तो दे आर नॉट ओनली डीलिंग विद दूस प्रोडक्ट ओनली विच इज कम्स अंडर द पैंटालून्स ब्रांड एंड पैंटालून इज अ पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, राइट. सो दैट इज नॉट ट्रूथ कि बस उनका अपना ही ब्रांड होता है. दे हैव मल्टीपल ब्रांड ऑप्शन, ठीक है. सो इन दैट केस समहाउ व्हेन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन यू सॉ दैट डिपार्टमेंट स्टोर, आप लोगों ने देखा होगा ब्रांडेड स्टोर करके गोला रोड पर भी है. दे हैव मल्टीपल ब्रांड्स ऑप्शन. तो ऐसे सिचुएशन में जो डिपार्टमेंट विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नॉट प्रोडक्ट लाइन बट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड. तो ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आप अपने ब्रांड का प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर आप खुद करें, ठीक है. उस ब्रांड के हिसाब से डिपार्टमेंट बना दिया गया. कैटेगरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है. तो यहां पर ये क्लियर हो गया बाइंग डिपार्टमेंट एंड दे आर एबल टू, जो बाइंग डिपार्टमेंट की जो टीम होगी वो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल. दे आर एबल टू प्लान. दे विल, वो ओवर स्टॉक अंडर स्टॉक वाला सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है. एंड साथ में यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलिस्ट, ठीक है. स्पेशलिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल का भी बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, क्वालिटी के मामले में भी. नेक्स्ट वन इज बाइंग कमिटीज. ठीक है. So buying committees are basically used in the cooperatives. Now what is the cooperative? Cooperative is basically those retail store which is opened by the governments. Government open करवाती है किस लिए? cooperative को, ताकि कुछ benefit दे पाए वो किसको? कस्टमर्स को, राइट. सो कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर में जो भी आपके रिटेल रजिस्टर्ड हैं दे कम्स अंडर द कोऑपरेटिव, ठीक है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1909. चलिए
So in case of cooperative society, जो group of people हैं, they are appointed to look into the purchase related decision. मतलब यहाँ पर buying committee बना दिया जाता है, और ये बहुत ज्यादा होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, ये बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कई बार ऐसे कोऑपरेटिव्स बने होते हैं, दे हैव कमिटीज। तो यहाँ पर भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में जो भी रिटेल स्टोर है, उनके लिए कमिटीज बना दिया जाता है। वो कमिटी क्या करता है, वो इंटरैक्ट करता है, वो कमिटी ना रिटेल बिजनेस पर्सन से इंटरैक्ट करता है, जो रिटेलर्स हैं, जो कोऑपरेटिव रिटेलर्स हैं, उनके साथ वो कमिटी इंटरैक्ट करता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या की जरूरत है, कौन कौन से प्रोडक्ट डिमांड में है, ये सबका रिपोर्ट रेडी करता है, और उसके बाद वो उनके बिहाफ में, मतलब उस कोऑपरेटिव रिटेलर के बिहाफ में वो ऑर्डर देते हैं, मतलब वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में? So what is the main purpose of the committee is to basically purchasing the product from the supplier for the cooperative retailers. Clear हुआ? मतलब एक टीम ही की तरह है, लेकिन वहां क्या था कि विद इन द डिपार्टमेंट्स हमने बना दिया था टीम। यहाँ पर स्पेशली अलग से असाइंड होती हैं ये, कई बार गवर्नमेंट के द्वारा ये कमिटीज असाइंड होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो परचेज का सारा काम करती हैं कोऑपरेटिव रिटेलर के लिए। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक है, इसमें आपका बेसिक डिसएडवांटेज क्या है कमिटी का, कि सम टाइम बिकॉज ऑफ मेकिंग रिपोर्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द होल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, बिकॉज प्रोसीजर जो है वो लंबा है। आ रही बात समझ में? पहले कमिटी मीटिंग होता है रिटेलर के साथ, प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगता है, फिर बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर कई बार डिसीजन मेकिंग में डिले इतना ज्यादा हो जाता है कि टाइमली प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता कंज्यूमर के लिए। So this one is the major disadvantage of the buying committee, and the buying committee is basically made by the government. हाँ बोलो बेटा। Exactly, that is time consuming as well as the that is delaying in the decision making में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेसिडेंट बाइंग ऑफिस स्लैश बायर। रेसिडेंट बाइंग ऑफिस स्लैश बायर, ठीक है, ये जो सिस्टम है दैट इज कॉमनली इन द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री? संभव डेवलपिंग कंट्री है? श्योर? सो we all knows that this kind of system, the resident buying office slash buyer, this type of buying organization is you will get it in डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपको ये दिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कुछ रेसिडेंट बायर होते हैं या कुछ इंडिपेंडेंट बायर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट बायर होंगे, वो क्या करेंगे, बेसिकली वो आपके नए प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आ रहे हैं, जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा उनके पास? इंफॉर्मेशन होगा अबाउट द मार्केट। So basically they understand about that what is changing in the market, what is in the demand, what new product is introduced in the market, what is manufacturing, मतलब all these knowledge they have, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये आपके मतलब बोल सकते हैं ना कि ये आपको फिर प्रोडक्ट फैसिलिटेट करेंगे बाय इंडिपेंडेंट। इनके ये किसी के साथ लिंक्ड नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंट बायर होते हैं, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट बायर, they will deal with the retailer and they will deal with the supplier। कैसे एजेंट होते हैं, देखा है ना, एजेंट कैसे होंगे, वैसे ही ये होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होंगे बायर, ये आपके लिए परचेज करेंगे और फिर आपको प्रोडक्ट सेल कर देंगे, मतलब आपके लिए खरीद कर आप तक पहुंचा देंगे, इन शॉर्ट ये समझो, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं होंगे कि इनको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, ठीक है। दे नोज अबाउट द ट्रेंड, दे नोज अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, they have all the informations related with the market, even issues, जो मार्केट में इशू चल रहा है उसके बारे में भी इनको नॉलेज होगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, जिस तरीके से कैसे नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एकदम से उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना, तो ये विदाउट एमआर तो होता नहीं है, मार्केट रिसर्च होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स। सो दीज काइंड ऑफ रेसिडेंट बाइंग ऑफिस, ये जो बाइंग ऑफिस होगा, इनको नॉलेज होगा ये सारे चेंजेस के बारे में, तो ये आपको लेटेस्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। समझ में आई बात? कोई भी चेंजेस हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे, मतलब ये दे विल ट्राई टू गिव यू दूस प्रोडक्ट विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में बिक जाएगा,
ठीक है, सो दे आर द रेसिडेंट बाइंग ऑफिस और बायर, ठीक है, दे आर द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट, they have knowledge about everything related with the basically new product, changing pattern, consumer behavior, promotion, sales promotion, everything, ठीक है, which is given by the supplier. और ये सारे knowledge किस उनको कहाँ से मिलेगा? supplier या supplier can be the wholesaler and manufacturer, they will get the information from them and after that they are going to sell, मतलब पहुंचाएंगे वो प्रोडक्ट किसको? रिटेलर को. so they are basically रेसिडेंट बाइंग ऑफिस. क्लियर हो गया? अब कौन? रेसिडेंट बाइंग ऑफिस क्लियर हो गया. सो रेसिडेंट बाइंग ऑफिस इज रिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट बायर होंगे, वो उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, दे विल कलेक्ट दूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर्स एंड दे आर गोइंग टू टेल दैट टू द रिटेलर, ठीक है, और उनको वो क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, ये बेसिकली एक तरीके के एजेंसी मान लो इनको. नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग. डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग जस्ट सेंट्रलाइज्ड बाइंग का ऑपोजिट, ठीक है. यहाँ पर आपका जो भी स्टोर है सेंट्रलाइज आपका डिसीजन नहीं लिया जाएगा. अलग अलग जितने भी रिटेल स्टोर है आइदर वो चेन स्टोर है, लेकिन अपना अपने स्टोर का आप अपने से प्रोडक्ट को क्या करोगे? परचेज करोगे, ठीक है. तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग. इसमें लिखो जरा डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग में. नेक्स्ट लिखिए डिसेंट्रलाइज में. डिसेंट्रलाइज सिचुएशन में क्या होगा? लिखिए when demand is relatively stable, when the demand is relatively stable, retailers can allow stores to have an element of control, over their buying, ठीक है. Stores to have an element of control over their buying, ठीक है. तो यहां पर सिचुएशन क्या होगा कि हर अलग अलग रिटेलर्स के लिए आप अपना अपना परचेज कर सकते हो. नो सेंट्रलाइज कंट्रोल इज देयर, कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है. अब डिसेंट्रलाइज जो रिटेल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोकल वेरिएशन जो डिमांड में हो रहा है उसको वो फुलफिल कर पाएंगे. पहला बेनिफिट, लोकल एरिया में जो चीजें डिमांडेड है वही वाले प्रोडक्ट को वो रखेंगे अपने स्टोर में. क्लियर है? सेकेंड जो है वो क्या है कि ऐसे सिचुएशन में यू कैन मेंटेन द, बोल सकते हैं, प्रोडक्ट इन प्रॉपर वे. कब? जैसे अगर मान लो सेंट्रलाइज्ड है तो इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉर योर रिटेल स्टोर, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है. कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हो आप, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है. तो ये सारी चीजें, दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन योर परचेजिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल और एनी ऑफ द रिटेल हेडक्वार्टर और समथिंग, राइट. सो दीज आर द बेनिफिट. और डिसेंट्रलाइज का फिर डिमेरिट क्या है? वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू विल नेवर गेट because you are purchasing the product according to the demand, ठीक है. Now what is the buying organization rules? लिखिए what is the buying organization role of buying organization, या सिर्फ ये लिख लो role of buying organization, roles of buying organization. क्या क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो बाइंग डायरेक्टर, मतलब कौन कौन से रोल इसमें चाहिए, कौन कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है. इन लोगों ने सही पॉइंट नहीं लिखा है. बेसिकली इसका मतलब ये जो सब कुछ मैनेज करेगा, जो डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके से परचेज करना है, बाइंग डायरेक्टर. उसके बाद होगा मर्केंडाइज मैनेजर. मर्केंडाइज मैनेजर ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा स्टॉक कितने क्वांटिटी में हमें चाहिए. सो यहाँ पर जो रोल होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इस पूरे के पूरे बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में. पहला होगा बाइंग डायरेक्टर, second one will be the merchandise manager, right. Third one is buying controller, who will control that how much quantity should be entered in the store, ठीक है. फोर्थ वन कौन होगा? जो प्रोडक्ट को जाके खरीदेगा यानी प्लेस करेगा ऑर्डर, तो बायर हो गया. बाइंग डायरेक्टर, मर्केंडाइज मैनेजर जो स्टॉक को मेंटेन करेगा, कौन कौन से मर्केंडाइज आने हैं वो उसको मेंटेन करेगा. बाइंग कंट्रोलर, फोर्थ वन इज बायर,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी मैनेजर, अगर अलग अलग कैटेगरी के लिए यू आर परचेजिंग, द कैटेगरी मैनेजर, ठीक है। उसके बाद बायर असिस्टेंट, बायर असिस्टेंट, बायर असिस्टेंट, देन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर, देन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर, जो स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये सारे कौन होंगे जिनका रोल होगा आपके बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैटेगरी मैनेजमेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग कैटेगरी मैनेजमेंट लेट्स स्टार्ट विद द स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर कौन है और उनका क्या क्या, हु इज स्टोर मैनेजर? जो बेसिकली जो स्टोर को मैनेज करता है, स्टोर मैनेजर मतलब जैसे कि मेरा स्टोर है तो हम जो भी स्टॉक अपना रखते हैं तो सारा उसका अपडेट रखेंगे, कितना स्टॉक मेरे पास है, कितना स्टॉक मेरा, मतलब ओवरऑल जितना चीज होता है स्टोर के अंदर वो सारा चीज मैनेज करता है एक स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू मैनेज द स्टोर ओनली, ठीक है। एंड स्टोर मैनेजर जो है अलग अलग स्टोर में अलग अलग अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। और बस एक अगर स्टोर आपके अंडर में है, either that is a departmental store, specialty store, that can be managed by one store manager, that is one person, that is store manager, ठीक है। अब स्टोर मैनेजर एक इंडिविजुअल है who is going to see the daily operations whatever is going on in your retail store, ठीक है। तो स्टोर मैनेजर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टोर मैनेजर, ठीक है। So store manager कौन है? He is going to see the daily work. He is going to ensure that the employees are working in the store. ठीक है? How they are dealing with the customer, those employees, everything which is basically maintained by the person, individual, that person is store manager. ठीक है? And what he will see that the store is working properly in effective and efficient way. ठीक है? आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, if there is any kind of complaint which is basically come from the customer, who is going to deal with it? Somehow employees, but if he or she is not able to solve that, then the store manager will involve in that, right? So effectiveness maintain करना है, परचेज कितना हो रहा है, कितना स्टॉक प्रेजेंट है, एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं, डेली ऑपरेशन कैसे रन हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी बेसिकली मैनेज्ड बाय स्टोर मैनेजर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और ये भी स्टोर मैनेजर का ही काम है कि देखना कि आपके स्टोर में कितना पैसा आ रहा है, यानी मनी कितना आ रहा है, कितना सेल हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और सेल्स को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर में, वो भी काम किसका है, आपका। और स्टोर मैनेजर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अभी आईफोन जो आपका आई डेस्टिनी है, वहां भी आप जाओगे, यू विल गेट वन स्टोर मैनेजर, राइट। सो स्पेशलिटी स्टोर में आपको ज्यादातर स्टोर मैनेजर दिख जाएंगे, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में। यू विल नेवर गेट स्टोर मैनेजर इन द स्मॉल रिटेल और अनऑर्गेनाइज्ड, बट इन द ऑर्गेनाइज्ड यू विल सी देम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर मैनेजर। पहले लिखो स्टोर मैनेजर होता कौन है, लिखिए। एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, an individual who is responsible for managing the overall functioning, managing the overall functioning of the store, managing the overall functioning of the store is called a store manager, is called a store manager, जो वहां के। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, आगे लिखो, he takes care of the day-to-day operation of the store, and ensure maximum profitability for his store, यानी स्टोर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, डे टू डे ऑपरेशन को चेक करना, देखना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, समझना, इफेक्टिवनेस बढ़ाना, ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिकली हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टोर मैनेजर। क्लियर हो गया।
सो अब आपका नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? रिक्रूट करना एम्प्लॉयज फॉर द स्टोर। ठीक है, स्टोर में किसी भी अगर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उनको क्या कर सकते हो? हायर कर सकते हो, बट समटाइम दिस इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज वेल। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द स्टोर इज बेसिकली द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर मैनेजर। ठीक है, वो क्या क्या चीजों को देखेगा? ही विल फर्स्ट सी दैट द राइट पर्सन जो है वो हायर हो, राइट कैंडिडेट हायर हो आपके बेसिकली स्टोर के लिए। जो पर्सन जिसको हम हायर कर रहे हैं, दैट पर्सन इज द एक्सपीरियंस पर्सन, दैट पर्सन इज द नॉलेजेबल। ठीक है, ताकि वो कस्टमर के साथ फाइनली प्रॉपरली डील कर पाए एंड उनका कन्विंसिंग पावर, हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट कर पाए एंड उसका कन्विंसिंग पावर भी उनका अच्छा हो, है ना, ताकि वो बेसिकली हर एक, बोल सकते हैं ना कि जो प्रोडक्ट, हर एक एंट्री ये कस्टमर्स की एंट्री जो स्टोर में हो रही है उसको परचेज में कन्वर्ट करे। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से जो एम्प्लॉयज उनको हायर कर सकते? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर वगैरह है, कैशियर को कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर आपका जो रिटेल स्टोर है बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो अगर छोटे आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अगर आप चाहो तो आप मैनेजर या फिर सुपरवाइजर को हायर कर सकते हो। ठीक है, so the first responsibility is to recruiting the employees for the that store only। हमेशा याद रखिएगा कि स्टोर मैनेजर का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ वर्क या ऑथोरिटी। सिर्फ पर्टिकुलर डाट स्टोर, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर जो उसके अंडर में, सिर्फ वही उसकी ऑथोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टोर मैनेजर must make sure that the store is meeting the target, यानी कि जितना टारगेट सेट किया गया है वो उतना अचीव कर पाए। ठीक है, तो अर्निंग और प्रॉफिट भी अर्न कर पाए। सो द स्टोर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी द प्रॉफिट एंड अचीव कर पाए वो क्या चीज को? टारगेट को। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट है the store manager is responsible for maintaining the image of the store। ठीक है, the store manager is responsible for maintaining the image of retail store। यानी रिटेल जो स्टोर है उसका इमेज को मेंटेन करने के लिए भी कौन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है? आपका स्टोर मैनेजर। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या चीजें होंगी? स्टोर मैनेजर मस्ट इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? कि स्टोर जो है वो साफ रहे, स्टोर इज कीप्ड क्लीन। ठीक है, शेल्फ्स और रैक्स जो भी आपके स्टोर में है वो कोई भी एम्प्टी ना हो या ओवर स्टॉक्ड ना हो। यानी ऐसा ना हो कि वहां पर एक भी है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, या फिर ओवर स्टॉक्ड है। अगर ओवर स्टॉक सिचुएशन आएगा, पाइल वाला सिचुएशन आएगा, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? जब आप एकदम पाइल में प्रोडक्ट रखा है बल्क में, no one is going to purchase the product because the consumer will be confused। so store clean हो, शेल्फ जो हैं, शेल्फ जो आपके रैक्स बने हुए हैं ना ही वो एम्प्टी हो और ना ही वो ओवर स्टॉक्ड हो। ठीक है, मैनीक्वींस को मतलब होता है डमीज। डमीज या जिस बोलते हैं ना, जिसको आपने देखा होगा कि क्लोथ्स के लिए हम डमीज यूज करते हैं। बहुत सारे रेडीमेड स्टोर जो है, ब्रांडेड कंपनीज या ब्रांडेड जो रिटेल स्टोर है क्लोथ्स वाले, उनको देखा ना मैनीक्वींस और डमीज यूज करते हुए। डमी पता है क्या होता है? नहीं पता? डमीज पुतले देखते हो जिसमें कपड़े होते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज डमीज, उनको हम मैनीक्वींस भी कहते हैं। ठीक है, सो मैनीक्वींस जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड हो, ये भी वो देखेंगे। वो खुद से नहीं करेंगे बट दे विल सी ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, क्योंकि उनको इमेज अपने स्टोर का मेंटेन रखना है। मर्केंडाइज जो है वो अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज होता रहे, जो भी आपके पास स्टॉक है उसको आप चेंज करते रहो, रिन्यू करते रहो। ठीक है, और अगर कोई आपके स्टोर में साइनेज है या बिलबोर्ड्स वगैरह है तो वो प्रॉपरली प्लेस्ड हो। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डन बाय द और इंस्पेक्ट बाय द मैनेजर, ही विल मैनेज ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, उसके अलावा उसकी और एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मैनेज द एसेट्स ऑफ द स्टोर। मैनेज द एसेट्स ऑफ द स्टोर। एसेट जो भी आपके स्टोर में है, दैट इज रिलेटेड विद द आपका मर्केंडाइज हो या फिर बाकी और भी चीजें हो आपकी। ठीक है, जैसे लैपटॉप्स वगैरह भी आप रखते हो बिलिंग के लिए, है ना, तो मर्केंडाइज ऑल अदर थिंग्स जो भी आपके एसेट्स हैं आपके स्टोर में, वो क्या हो पाए? प्रॉपरली रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो सिक्योरिटी वगैरह भी रहे।
स्टोर नहीं तो अगर क्या हो सकता है, पिलफ्रेज वगैरह, चोरी वगैरह के चांसेस हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो ये सारी चीजों को देखना भी किसका काम है, आपके स्टोर मैनेजर का। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक और चीज दिया है, व्हाट मेक्स द परफेक्ट रिटेल स्टोर मैनेजर। तो यहाँ पर स्टोर मैनेजर कैसा होना चाहिए, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टोर मैनेजर, ये चीजों पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम मैनेजमेंट, यानी वो हर चीज टाइमली प्रॉपरली, बोल सकते हैं ना कि टाइमली प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो, ठीक है, टाइमली कंज्यूमर तक गुड्स भी डिलीवर हो, ईच एंड एवरीथिंग टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही इज अ गुड लिसनर, वो कंज्यूमर की डिमांड को भी समझे, कंज्यूमर की कंप्लेंट को भी सुने, तो ही इज अ गुड लिसनर, एम्प्लॉइज को भी सुने। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट, प्रोफेशनल होना चाहिए, we can say that but that is not as such required. ठीक है, and that person is able to set the goal को सेट कर पाए ताकि आप उस हिसाब से परफॉर्म कर पाओ, प्रॉपरली सेट गोल कर पाए। ठीक है, इनकरेज करे एम्प्लॉइज को हु आर वर्किंग विद इन द स्टोर, इफ दे आर नॉट इनकरेज बाय मैनेजर, डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू डील विद द कंज्यूमर इन द प्रॉपर वे। ठीक है, एक मेंटर होना चाहिए हु इज एबल टू गाइड द एम्प्लॉइज दैट हाउ टू वर्क, व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू वर्क, ठीक है, हाउ टू कन्विंस द कस्टमर। सो लाइक एक मेंटर की तरह काम, मेंटर कौन होते हैं, हु इज बेसिकली गाइड यू। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा कि हु इज एबल टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो रही है आइदर बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड कंज्यूमर, ठीक है, तो ही इज एबल टू बेसिकली हैंडल दोस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, वो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए किसके लिए, बाकी एम्प्लॉइज के लिए, वो इतना इंथुजियाज हो, इंथुजियाज्म मतलब समझते हो क्या होता है, who have interest whatever he is doing with, he is doing that with his own interest, मतलब अच्छे से अपने इंटरेस्ट के साथ वो काम कर रहा हो। ओन इंटरेस्ट यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको ऐसे लेना है कि he is working with his own willingness। ठीक है, तो that become the inspiration for other employees, है ना। आइदर प्रोफेशनल तो होना ही चाहिए, बट वो बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी क्या होना चाहिए, बेसिकली इंस्पिरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो उसका हमेशा स्टोर में, ताकि इसकी वजह से एवरी एम्प्लॉइज हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, दे विल लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, तो इंस्पिरेशन होना चाहिए। सो दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ द स्टोर मैनेजर। ये मैंने आपको बाहर से थोड़ा बहुत कराया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टर्म्स हैं स्टोर मैनेजर के लिए, दैट हाउ दे कैन डू द टाइम मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज विच इज रिक्वायर्ड इन द स्टोर। ठीक है, हाउ दे स्टोर मैनेजर की जो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एडिशनल जो बुक में गिवन है, वो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। एनीवन